हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2021 का मध्य प्रदेश विशेष करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पेसा एक्ट लागू करने वाला हाल ही में कौन सा राज्य बना है? तो डेफिनेटली हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और ये जो पेसा एक्ट है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखिए, मैंने इसका बहुत सारा डिटेल यहां पे लिखा है। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए पेसा का। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये इसका फुल फॉर्म है पेसा का, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, PESA। पैसा नहीं है, ये पेसा है। उसके बाद में ये एक्ट कब आया था? 1996 में आया था। और इस एक्ट के बारे में विशेष क्या है? तो इस एक्ट के बारे में खास ये है कि अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, यानी जहां पर आदिवासी या अनुसूचित जाति जनजाति इनकी संख्या ज्यादा होती है, तो वहां पर जो लोकल संसाधन होते हैं उनके ऊपर स्थानीय लोगों का अधिकार मान लिया जाता है। और वही लोग उसका क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसका वो प्रबंधन करते हैं। उसमें से जैसे मान लीजिए कहीं पर लगाया हुआ है कोई वन क्षेत्र है और वो शेड्यूल्ड एरिया में है और पेसा एक्ट मान लीजिए उस पर लागू कर दिया गया, तो स्थानीय जो ग्राम पंचायत जिसके अंडर में वो आता है या जो स्थानीय जो समिति होगी वो इसका प्रबंधन करेगी। कब इसको काटना है, इसका क्या प्रबंधन करना है, ये सारे अधिकार किसके पास चले जाते हैं? उस स्थानीय संस्था के पास चले जाते हैं। इसे कहा जाता है पेसा एक्ट। तो पहले बहुत सारे राज्यों में ये पेसा एक्ट लागू है, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं था, बट हमारी सरकार ने क्या किया है, आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये पेसा एक्ट हाल ही में लागू किया है। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। ये कब आया था? तो ये आया था 24 अप्रैल 1996 को ये एक्ट बनाया गया। ये भी डेट अगर आप याद रखेंगे, क्योंकि सिंस ये न्यूज में आ चुका है तो इसके ऊपर प्रश्न बनने की संभावना है। और इसका फुल फॉर्म तो डेफिनेटली आपको मालूम होना ही चाहिए। 1996 में आया था 24 अप्रैल को। पेसा एक्ट के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है? जमीन हो सकती है, खनिज संपदा हो सकती है, लघु वनोपज की सुरक्षा एवं संरक्षण का ये सारे के सारे अधिकार किन्हें दे दिए जाते हैं? जो स्थानीय लोकल गवर्नेंस की जो बॉडी होती है उससे दे दिए जाते हैं। आई होप आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेसा एक्ट पे वैसे भी प्रश्न अब आ सकता है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने ये पेसा एक्ट अभी लागू किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्राइव इन थिएटर कहां शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है इंदौर में। अब ये ओपन एयर ड्राइव इन थिएटर ये होता क्या, ये मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान है। एक बहुत बड़ा मान लीजिए ग्राउंड है, तो उसमें क्या किया उन्होंने, एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दी और उसमें फिल्म दिखाना शुरू कर दिया। तो फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उसकी बाउंड्री बनी हुई है, आप अपनी कार लेके जाएंगे, कार पार्किंग कर दी आपने और कार में बैठे बैठे आप फिल्म देख रहे हैं। ऐसा होता है, इसको बोला जाता है ओपन ड्राइव इन थिएटर। इस तरीके का ये थिएटर है और ये इंदौर में बनाया गया। लगभग 6 एकड़ जमीन में इसको बनाया गया और यहां पर 200 के लगभग कार एक साथ पार्क हो सकती है और फैमिली के साथ आप वहां पर क्या कर सकते हैं? फिल्म भी देख सकते हैं। ऐसा होता है ये ओपन एयर ड्राइव इन थिएटर। और ये ओपन किया गया कहां पर? इंदौर में। देखिए इसका एडवांस डेटा मैंने कुछ लिखा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6 एकड़ जमीन पर यह बनाया गया। PPP मॉडल आपको पता होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 50x100 फीट की स्क्रीन यहां पर लगाई गई है। 150 लोगों के लिए प्राइवेट बुकिंग की यहां पर फैसिलिटी है और लगभग 200 कार यहां पर क्या हो सकती है? पार्क हो सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस शहर को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? यह पहले भी करंट न्यूज में आपने देखा होगा। इसका सही आंसर है सांची। और ग्रीन सिटी में खास क्या होगा? इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी वो कोयले वाली नहीं होगी, कोई और सी नहीं होगी, बल्कि यहां पर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? सौर ऊर्जा से। यानी बड़ी बड़ी सोलर प्लेट्स लगाई जाएंगी और उनसे जो एनर्जी मिलेगी वही उस शहर में उपयोग होगी। इसीलिए इस सिटी का नाम क्या दिया गया? इसको कन्वर्ट करने का क्या चल रहा है कि इसको ग्रीन सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, सांची को, ताकि क्या करें हम, जो हमारे परंपरागत संसाधन है उनसे थोड़ा सा मूवमेंट करें और अपरंपरागत और जो लंबे समय तक चलने वाले सतत विकास
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है ऐसे संसाधन की तरफ शिफ्ट करें। यही इस वजह से हमने इसको ग्रीन सिटी में कन्वर्ट करने का टारगेट रखा है। अगले प्रश्न पर आइए, मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मंजूरी दी? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर है 6 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे। आप देखिए इससे और एडिशनल डेटा है, कुल टोटल कितने 20 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। मैं गवर्नमेंट वाले की बात कर रहा हूं। और 6 कौन कौन से बनने हैं तो ध्यान रखिए, मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच और मंदसौर, ये 6 जगह पर 6 नए मेडिकल कॉलेज ओपन करने का हमारी सरकार ने मंजूरी दी है। तो टोटल अभी कितने, डेफिनेटली 14 है, 6 ये और हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की यहां पर स्थापना की जाएगी। एलोपैथी वाले, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक वो सब नहीं, एलोपैथी वाले जिससे एमबीबीएस किया जाता है वो कॉलेजेस होंगे। प्राइवेट कॉलेजेस अलग हैं, उनकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा डिग्री है पाना तो 5 वृक्ष लगाना अभियान की शुरुआत कहां से की गई? तो प्रयागराज, हरिद्वार, गंगोत्री या यमुनोत्री? तो इसका सही आंसर है हरिद्वार। हमारे मुख्यमंत्री जी हरिद्वार गए, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद में वहां पर उन्होंने एक घोषणा की कि जो भी बच्चा पास आउट हो जाएगा तो उसको डिग्री प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, 5 वृक्ष लगाने होंगे। और 5 वृक्ष लगा के अगर वो विद्यालय में या महाविद्यालय में रिपोर्ट करेगा तो उसको उसके बाद ही डिग्री प्रदान की जाएगी। इससे क्या होगा, वृक्षारोपण बढ़ेगा। वृक्षारोपण बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बढ़ती है। आप सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग से निपट सकते हैं हम, बहुत सारी चीजें उसके साथ में होती है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का सबसे एक अच्छा तरीका यह भी हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा किसमें कन्वर्ट हो, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो। तो ये घोषणा हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। और ध्यान रखना, ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हरिद्वार इसका सही आंसर है, हरिद्वार से यह घोषणा की गई है। अभी तो मैंने ये सब एमपी से बाहर के ऑप्शन रखे, एग्जाम में अगर आया और उन्होंने एमपी के अंदर के 3 ऑप्शन ले लिए तो आपको अचानक क्लिक करेगा कि एमपी से बाहर कैसे घोषणा हो सकती है, बट ये हरिद्वार में ही घोषणा की गई है। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 7वें संस्करण की थीम क्या थी? प्रदेश भक्ति, देशभक्ति, विश्व भक्ति या भगवान की भक्ति? तो इसका सही आंसर है देशभक्ति। आपको पता होगा कि हमारे यहां पर क्या चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी के 75 साल होने वाले 2022 में, तो उसका लेकर सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, कई प्रकार के प्रोग्राम हो रहे हैं। और उसी के तहत जब ये खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ तो इसकी हमने थीम क्या रखी, देशभक्ति। और ये फिल्म फेस्टिवल में क्या होता है, इसमें बहुत सारे कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जैसे बुंदेलखंड के जो कलाकार होते हैं खासकर उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर के भी कलाकार आते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी कलाकार आते हैं और सब अपनी अपना क्या करते हैं, यहां पर कला का प्रदर्शन करते हैं। और फिर ऐसा टोटल 6 बार ये हो चुका है। ये 7वां संस्करण है, इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसका सही आंसर है देशभक्ति। और इससे संबंधित डेटा देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल KIFF यानी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 7वां एडिशन है ये। आजादी के 75 साल पूरे होने पर ये अमृत महोत्सव इसको हम बोल रहे हैं। खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन स्थानीय भाषा, संस्कृति, परिवेश और पर्यटन की खूबसूरती को दर्शाता है। डेफिनेटली पर्यटन हमारा, अगर इतने सारे लोग आएंगे तो पर्यटन को तो बूस्ट मिलना ही है। अगले प्रश्न पर आइए, मध्य प्रदेश एमएसएमई विभाग ने ई कॉमर्स कंपनी वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ किस लिए समझौता किया? एमएसएमई यानी क्या, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ऐसा उसका फुल फॉर्म होता है। एंटरप्राइजेस को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। आपको पता होगा ज्यादा जो रोजगार देती है वो ये एमएसएमई ही देती है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो भी रोजगार देती है, उनका भी अपना इंपॉर्टेंस है। बट देखिए, अगर मान लीजिए एक कंपनी है और उसमें 6 लोग काम कर रहे हैं, इसका टर्नओवर कितना, 1 करोड़ का, और 6 लोग इसमें काम कर रहे हैं। और एक दूसरी कंपनी मान लीजिए उसका कितना टर्नओवर है, 100 करोड़ का, और यहां पर सिर्फ इसका क्या होना चाहिए, 100 टाइम्स होना चाहिए, बट यहां पर सिर्फ 100 ही काम करते हैं, या ऐसा मान लीजिए 100 के आसपास 200। तो देखिए इसने 1 करोड़ में 6 लोगों को रोजगार दिया और इसने 100 करोड़ में कितने, सिर्फ 100 लोगों को रोजगार दिया। तो ऐसा ये सर्वे में पाया गया कि अगर कहीं पर रोजगार बढ़ाना है तो बड़ी कंपनियां तो होना ही चाहिए, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे देशों में।
बट एमएसएमई अगर हम बढ़ावा देंगे तो उससे से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एमएसएमई को बढ़ावा कैसे मिलेगा? अगर उनका कोई प्रोडक्ट बना और वो सेल ही नहीं हो रहा है तो फिर एमएसएमई कैसे बढ़ेगी? तो उनको सेल करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में उनको बढ़ावा देने के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने ई कॉमर्स कंपनी वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ क्या किया? समझौता किया कि आप ये हमारे जो प्रोडक्ट है इनको प्रमोट करिए इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के उत्पादों को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए यह समझौता किया गया है। किसके साथ? वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ। आप जानते होंगे ई कॉमर्स कंपनियां हैं वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं इससे, और डेफिनेटली उसके लिए उनको क्या चाहिए रहते हैं? जो डीलर्स होते हैं वो उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा ही आप हमारे एमपी के जो एमएसएमई के डीलर्स हैं उनको कनेक्ट करिए और उनको बेचने में मदद करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो एमएसएमई बढ़े तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा। एमओयू रिटेल और होलसेल मार्केटिंग के साथ ही उत्पाद की पैकिंग, प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता और लागत को उपभोक्ता के हिसाब से सुनिश्चित करने के लिए नव उद्यमियों को प्रशिक्षण भी इसमें ये देगी। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट नव उद्यमी जो हैं, जो नए नए बिजनेस में आए, उनको ये प्रशिक्षण देने का भी काम करेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। रामेश्वर गुरु पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये दिया गया इंदिरा त्रिवेदी को, और 2-3 लोग और हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिंस महिला थी और इनको ये पुरस्कार मिला, इस वजह से मैंने यहां पर ये डेटा रखा है। रामेश्वर गुरु पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और जब मैंने इंदिरा त्रिवेदी जी के बारे में सर्च किया तो मुझे कोई खास इंफॉर्मेशन इनके बारे में नहीं मिली। तो जितनी इंफॉर्मेशन है ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। राष्ट्रीय जूनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? जितेश कुमार, अभिषेक गौतम, प्रीतेश गौतम, दीपेश लश्करी। तो इसका सही आंसर है दीपेश लश्करी। तो दीपेश लश्करी एक जिम्नास्टिक के प्लेयर हैं। अभी जिम्नास्टिक आप जानते होंगे, ऐसा करके वो कुछ ऊपर उठाते हैं फिर नीचे पटक देते हैं। ठीक है, उनका अपना है, जो भी रहे, हमसे तो एक पत्थर भी नहीं उठ सकता। आप लोग उठाते हो तो अच्छा है। तो ऐसे ये जो दीपेश लश्करी जी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय जूनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को 2 स्वर्ण पदक दिलाए। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इनका नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये किस खेल से संबंधित है, क्योंकि सीधे प्रश्न खेल से तो ऐसे ही आते हैं कि इस व्यक्ति का किस खेल से संबंध है। तो इसमें कुछ और डेटा भी है। ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? जम्मू में आयोजित की गई थी। और लश्करी जी जो हैं, दीपेश लश्करी, इसका संबंध कहां से? उज्जैन जिले से ये संबंध रखते हैं और इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को 2 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल दिलाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर आइए। कानून व्यवस्था व अपराधियों पर लगाम लगाने वाला पहले नंबर पर कौन सा जिला है? रायसेन, ग्वालियर, गुना या उज्जैन? तो इसका सही आंसर है उज्जैन। उज्जैन में इन्होंने इतनी अच्छी लगाम लगाई कि वहां पर जो अपराध है वो पिछले ईयर्स के कंपेयर में काफी कम हो गए। इवन जो मर्डर के केस हैं वो भी काफी कम हो गए। जो दूसरे क्रिमिनल केसेस थे उनको सरकार ने अच्छी तरह से ट्रैक किया, ट्रैक करने के बाद उसको सॉल्व किया। तो डेफिनेटली उससे यहां पर कानून व्यवस्था अच्छी होने का सबूत मिलता है। इसका फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने तारीफ भी की। हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने काफी तारीफ की। और दूसरे स्थान पर रहा क्या? जबलपुर, जिसने की कानून व्यवस्था अच्छी बनाई और यहां पर भी अपराध क्या कंसिडरेबली कम हुए। सबसे कम कहां पर हुए? उज्जैन में। सेकंड नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो वो है जबलपुर। किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार बाघों की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी? अब आपको पता होगा कि बाघ बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो खुद भी, और दूसरा इस वजह से क्योंकि उनका शिकार होने की संभावना ज्यादा रहती है। लोग क्या करते हैं, उनके जो हाथ पैर होते हैं ना, उसकी तस्करी की जाती है। इवन बाघ की जो ऊपर की चमड़ी होती है यानी उसकी जो खाल होती है उसकी तस्करी करते हैं लोग। इवन उसके जो हाथ के पंजे होते हैं उसकी तस्करी करते हैं, नाखून की तस्करी। कुछ ऐसा कहा जाता है कि एक बाघ अगर काट काट के उसको बेचते हैं लोग, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बट ऐसा करते हैं लोग, जो शिकारी वो यही करते हैं। एक बाघ तकरीबन 20 से 25 लाख का बिकता है, उसके सारे अंग, उसकी हड्डियों से लगा के उसकी खाल तक सब कुछ सेल हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, या वो वही लोग जानते हैं, हमें जानना भी नहीं है। तो ये ना आपको पता होगा कि ड्रोन से इनकी निगरानी की जाएगी। अब ड्रोन से निगरानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिकारियों का बहुत खतरा है। और ये निगरानी कहां पे की जानी है? पन्ना टाइगर रिजर्व में। और आपको पता होगा कि एक वक्त ऐसा आया था कि पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर ही खत्म हो गए।
सब शिकारियों ने मार डाले थे। बट वापस से फिर वहां पर एक मेल टाइगर, एक फीमेल टाइगर लाए गए और वापस से वहां पर बसाए गए और अब अच्छी खासी संख्या में वहां पर टाइगर देखने को मिलते हैं। बट फिर से ये रिपीटिशन ना हो इसलिए हमने क्या किया है, पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन से बाघों की निगरानी करने का निर्णय लिया। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है, इसके बाद में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, ये जो टाइगर रिजर्व है यहां के लिए भी ड्रोन खरीदने की तैयारी है ताकि यहां पर भी इस प्रकार की संभावना को खत्म किया जा सके। वर्ष 2008 में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ प्रजाति खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि लोगों ने उनका बहुत अवैध शिकार किया, इस वजह से वो खत्म हो गई थी। किस जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है जबलपुर। जबलपुर में एक आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया जाना, उसके लिए हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने 135 करोड़ रुपए क्या कर दिए, आवंटित कर दिए और ये राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। ये आपदा प्रबंधन संस्थान क्या होता है? जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आया, मान लीजिए कहीं पे भूकंप आ गया, हमारे मध्य प्रदेश में तो भूकंप आते ही नहीं, मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे फंस गए या परेशान हो गए, तो उसके लिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचानक आपने प्रबंध किया और सबको बचा के ले आए। उसकी पूरी टीम होती है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और ये उसके लिए संस्थान बनाए जाते हैं। तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा संस्थान जबलपुर में बनाया जाना है। 135 करोड़ की राशि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने उसके लिए सैंक्शन कर दी है और ये बनाया जाना शुरू हो चुका है। अगले प्रश्न पर आइए। 31वीं नेशनल सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो ये वुशु कुछ कराटे टाइप गेम होता होगा, ज्यादा तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये वुशु चैंपियनशिप हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की गई। भौरी गांव आपने सुना होगा। और देखिए लॉकडाउन के बाद में यह ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन था, जिसमें कि लगभग कितने 1200 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ने इसमें भाग लिया। देश भर की 42 यूनिट्स हैं ऐसी वुशु की और उसमें लगभग 1200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब बड़ा आयोजन रहा होगा। और देखिए इसमें दो कैटेगरी होती है, एक तो ताउलू और संसाउ। अब ये वुशु में कुछ होता होगा, आप अगर समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी समझे तो हमें इससे इतना कोई खास लेना देना है नहीं। वुशु चैंपियन अगर आपको बनना हो तो आपको फिर ये सीख लेना चाहिए। अगले प्रश्न पर आइए। इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसलिंग द्वारा जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को परंपरागत विश्वविद्यालयों में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? परंपरागत विश्वविद्यालयों में, याद रखना, गैर परंपरागत नहीं तो हमारे यहां पर बहुत सारे विश्वविद्यालय जो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय, बट परंपरागत विश्वविद्यालयों में पहला स्थान मिला है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को। और ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर है? तो डेफिनेटली ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और इसमें किस कैटेगरी में पहला स्थान इसे मिला है? तो इसे मिला है परंपरागत विश्वविद्यालयों में। और इससे संबंधित कुछ और डेटा देख लीजिए। इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसलिंग की ओर से इनोवेशन की श्रेणी में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। कौन सी रेटिंग? 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है परंपरागत विश्वविद्यालयों में। परंपरागत विश्वविद्यालयों में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को सबसे पहला स्थान मिला है, ये मैं बता चुका हूं, कंफ्यूज नहीं होना। परंपरागत विश्वविद्यालयों में इसको पहला स्थान मिला है, नहीं तो सब में आपने मान लिया तो बहुत बड़ी गलती होगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया, आपको पता होगा। कन्नूर में उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश कर गया, वहां पे उनकी डेथ हो गई। उनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से रहा है और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रहा? तो वो शहडोल से रहा। शहडोल में एक शहर है, उसका नाम है सोहागपुर। सोहागपुर में उनकी ससुराल थी। ठीक है, इतना डिटेल अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि किसकी ससुराल कहां पे थी। बट हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का मध्य प्रदेश में कहां से संबंध है, तो वो शहडोल जिले से सोहागपुर में उनकी ससुराल थी। इतना आपको पता होना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगले प्रश्न पर आइए। मध्य प्रदेश के किस जिले की ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बनाया गया? सागर, टीकमगढ़, पन्ना या निवाड़ी? तो इसका सही आंसर है सागर। लगभग 22 गांवों को मिलाकर ये जो बरोदिया कला है इसको ग्राम पंचायत बना दिया गया। सॉरी, इसको क्या बना दिया गया? नगर परिषद बना दिया गया। ये ग्राम पंचायत थी और इसमें 22 गांवों को क्या कर दिया गया? उन्होंने शामिल कर लिया। तो ये सागर में आपको देखने को मिलेगी। टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी ये भी उसी के आसपास आपको देखने को मिलता है। देखिए ये है मध्य प्रदेश का मैप। अगर हम बनाएं, बहुत ही खराब मैप मेरे हाथ से बनता है, माफी चाहूंगा मैं। ये वाला जो एरिया, ये बुंदेलखंड वाला,
यहीं पर आपको देखने को मिलेगा सागर, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी। निवाड़ी भी अभी नया जिला बना है, तो यहां पर ग्राम पंचायत बरोदिया कला को नगर परिषद बना दिया गया। NFHS5 द्वारा जारी रिपोर्ट में बेटियों की जन्म दर यानी लिंगानुपात सेक्स रेशियो में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पहले नंबर पर रहा? तो इसका सही आंसर है खंडवा। अब इसका एग्जैक्ट तो अभी तक किसी को डेटा मिला नहीं है, पर ये ऐसा सर्वे किया जाता है। ये सर्वे किसके द्वारा होता है? तो ये सर्वे होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसने ये किया और ये इसको का नाम दिया गया NFHS5 ने ये सर्वे किया और उसमें ये पाया कि जो लड़कियों का सेक्स रेशियो है, जो नए बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उसमें सेक्स रेशियो कितना पाया गया हमारे एमपी का? 956। काफी सुधार हुआ इसमें, क्योंकि एक जमाने में तो 927 था, 939 था, फिर धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है और अभी 956 होने की संभावना है। अब जो अगली जनगणना होगी तो उसमें ये सेक्स रेशियो में सुधार आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें देखें तो शहरी क्षेत्र में 959 सेक्स रेशियो देखा गया और गांव में 948 का सेक्स रेशियो देखा गया। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया बहुत सारी जो कन्याओं पर आधारित योजनाएं चल रही, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है। इन सब योजनाओं से लोग एनकरेज हुए और एक अवेयरनेस भी फैली कि जो लड़कियां उन्हें आपको मारना नहीं है, उनका गर्भ में ही उनकी हत्या नहीं करना है, फीमेल फोइटोसाइड नहीं करना है। तरह तरह के उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए कि कोई भी जो भ्रूण की लिंग जांच है वो नहीं कर सकता। इस वजह से डेफिनेटली ये इंपैक्ट तो आना ही था। और इसमें सबसे टॉप पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा जहां पर कि सेक्स रेशियो सबसे अच्छा पाया गया? तो वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट है। खंडवा भी आपको पता होगा, ये है हमारा मध्य प्रदेश, और उम्मीद है आप खंडवा के बारे में भी जानते होंगे। यहां वाला ये जो पार्ट है, यहां पर आपको खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर ये देखने को मिलता है। इधर थोड़ा सा महाराष्ट्र को टच करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो यह है आंसर इसका गोविंदा। गोविंदा जी को अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया था, यानी जब ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था तब गोविंदा ने ही इस फिल्म फेस्टिवल की स्टार्टिंग की थी। इनॉग्रेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन्हें ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जय हिंद।